तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी का ही पार्ट है। इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है सेंटर ऑफ मास और सेकंड पार्ट है हमारा रोटेशन। तो फर्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, सेंटर ऑफ मास को। सो व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज द पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ द बॉडी कैन बी सपोज टू बी द कंसंट्रेटेड। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर बॉडी का एंटायर मास कंसंट्रेटेड होता है। उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। जैसे अगर मैं इस पेन की बात करूं, तो इस पेन को अगर मैं सेंटर से बैलेंस करूं, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट है वहां से बैलेंस करूं, तो इस पेन को इजीली मैं बैलेंस कर सकता हूं। तो एक इसका एप्लीकेशन तो ये समझ में आ गया कि अगर हम सेंटर ऑफ मास से बॉडी को बैलेंस करते हैं तो इजीली उस बॉडी को बैलेंस किया जा सकता है। करेक्ट। तो एक चीज हमें ये समझ में आ गई कि सेंटर ऑफ मास से बॉडी को इजीली बैलेंस किया जा सकता है। और सेंटर ऑफ मास के क्या एप्लीकेशन होंगे जो इतना जरूरी है? जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर हम लोग बात करते हैं, एक वैन ले लेते हैं, करेक्ट, या फिर एक ऑटो ले लेते हैं। ऑटो आपने कई बार देखे भी होंगे, रोड पर जब एक्सीडेंट होता है, करेक्ट। एक ऑटो है, ऑलराइट। एक ऑटो और एक कार में जब एक्सीडेंट होता है तो आपने देखा होगा, जो कार है वो फ्लिप नहीं करेगी जल्दी से, बट जो ऑटो होगा वो इजिली उल्टा हो जाएगा। करेक्ट। तो ये आपने देखा होगा। जो ऑटो रहता है, अगर ऑटो और कार में टक्कर होगी तो जो ऑटो होगा वो तुरंत ही क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा। बट कार में ऐसा नहीं होता है। अब ऐसी क्या चीज है कि कार उल्टी नहीं होगी लेकिन ऑटो हो जाएगा? तो इसका लेना देना भी सेंटर ऑफ मास से है। करेक्ट, इसका लेना देना भी सेंटर ऑफ मास से है। अगर मैं ऑटो के सेंटर मास की बात करूं, तो ये कुछ स्क्वायर शेप में दिख रहा है, तो इसका सेंटर मास यहाँ पर कहीं होगा इसका। करेक्ट। इसका ऊपर की तरफ होगा। बट अगर कार के सेंटर मास की बात करूं तो उसे इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसका सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ रहे। तो इससे फायदा क्या होता है? जब सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ रहता है तो अगर टक्कर होगी तो बॉडी बैलेंस रहेगी। करेक्ट। बॉडी बैलेंस रहेगी और दोबारा से अपनी वो पोजीशन को रिगेन कर लेगी। बट अगर सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ है तो बॉडी अपनी पोजीशन को दोबारा से रिगेन इजिली नहीं कर पाएगी और बॉडी अनबैलेंस होकर गिर जाएगी। तो सेंटर मास को अगर बॉडी के जितना नीचे रखा जाए तो बॉडी उतनी ज्यादा बैलेंस रहती है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ। आपने देखा होगा, जो मतलब एक बलून टाइप का रहता है, और बलून टाइप का जो रहता है उसके नीचे हम लोग रेत भर देते हैं। यहाँ पर अगर आप हैवी सैंड भर दो इसके, तो आप क्या देखते हो? यहाँ पर अगर हैवी सैंड अगर आपने यहाँ पर फिल कर दिया इसके, तो आप क्या देखोगे? आप इसमें फोर्स लगाओ, मतलब आप इसमें मुक्के मारो। आपने ऐसा कुछ देखा होगा, एक बलून टाइप का रहता है जिसमें हम हिट करते हैं और दोबारा से वो अपनी पोजीशन पे आता है। फिर और जोर से हिट करते हैं, वो आगे पीछे होगा और अपनी पोजीशन पे फिर आ जाएगा। करेक्ट। तो इसमें कर क्या रहे हैं हम लोग? इसमें सैंड भर के क्या करते हैं, इसका जो सेंटर मास है वो नीचे की तरफ लेके आते हैं। करेक्ट, क्योंकि बलून का तो कुछ ज्यादा वेट है नहीं है, पूरा का पूरा जो वेट है वो सैंड का ही है। तो इसका जो सेंटर मास है वो इसके बॉटम में है। करेक्ट। अब आपने इसको फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाओगे तो ये अनबैलेंस होगी। बट सेंटर मास नीचे होने की वजह से ये ऐसे ऐसे होकर दोबारा से बैलेंस कंडीशन में आ जाएगी। करेक्ट। तो ये भी आपने एक एग्जांपल देखा। आप ऐसे प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। ऑलराइट। आप एक बोतल लेना, एक खाली बोतल लेना और एक भरी हुई बोतल लेना। तो आप एक खाली बोतल लेना प्लास्टिक की, और एक और बोतल ले लेना खाली, और उस बोतल में आप क्या करोगे, उस बोतल में सैंड भर दोगे। एक खाली बोतल लेना और एक दूसरी बोतल है उसमें आप सैंड भर दो बॉटम में। ऑल राइट। इसको हैवी बना दो नीचे से, और ये खाली है। तो आप देखोगे ये जो खाली बोतल है वो इजिली गिर जाएगी। बट जो भरी हुई बोतल है जिसके नीचे आपने हैवी वेट यहाँ पर किया हुआ है, तो वो अनबैलेंस तो होगी, बट वो दोबारा से अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगी। करेक्ट। तो ये एक एप्लीकेशन है सेंटर ऑफ मास का। अगर सेंटर मास को बॉडी के जितना नीचे रखा जाए उतनी ज्यादा बॉडी बैलेंस हो जाती है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि शिप की बात करें, है ना। जब शिप को डिजाइन करते हैं तो उसमें भी सेंटर मास का यूज होता है। उसकी डिजाइनिंग इस तरीके से की जाती है कि जो उसका सेंटर मास है वो बॉटम में रहे।
अब जितना ज्यादा सेंटर ऑफ मास बॉटम में रहेगा उतनी ज्यादा वो बैलेंस रहेगी। तो शिप को भी इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसका सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ रहे। अब मान लो आपने कुछ भी डिजाइन कर दिया, उसका सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ नहीं है, तो क्या होगा, पानी बहुत तेजी से जब आएगा, है ना, तो वो शिप इजिली अनबैलेंस हो जाएगा और वो डूब जाएगा। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास नीचे, तो वो अनबैलेंस तो होगा बट वो दोबारा से सीधा रहेगा। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास को नीचे रखा जाए तो बॉडी बैलेंस रहेगी। सेंटर ऑफ मास से हम बॉडी को इजिली बैलेंस भी कर सकते हैं, जैसा कि आपने इस पेन को देखा। अगर मुझे इस माउस का सेंटर ऑफ मास पता है तो मैं उस पॉइंट से अगर इसको हैंग करूं तो इजिली इसको बैलेंस कर पाऊंगा। अदरवाइज इसको बैलेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा मेरे लिए, अगर मुझे नहीं पता तो। ऑलराइट, सो हमने दो एप्लीकेशन तो देखी, बॉडी बैलेंस हो जाती है। दूसरा, अगर सेंटर मास को नीचे रखा जाए तो फिर क्या रहता है, बॉडी बैलेंस रहती है हमारी, है ना। और क्या यूजेस हो सकते हैं सेंटर मास के, अगर आप सोचो, जैसे कि हम रोटेटिंग बॉडीज की बात करें, जैसे मैं फैन की बात करता हूँ, करेक्ट। फैन में भी अगर हम लोग बात करें, जो सेंटर मास है ना, उसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो फैन की भी डिजाइनिंग आप कर रहे हो, आपने मोटर लगाई और फैन को रोटेट कराना स्टार्ट किया। ऑलराइट, आपने मोटर लगाई और फैन को रोटेट करना स्टार्ट किया, आपने इस एक्सेस के अबाउट इसको रोटेट किया, करेक्ट। अब ये जो शाफ्ट आपने यहाँ पर कनेक्ट की हुई है ना, उसको आप सेंटर ऑफ मास पर कनेक्ट करोगे। अगर आप इसको सेंटर ऑफ मास पर कनेक्ट करते हो शाफ्ट को, तो ये जो फैन है वो बैलेंस कंडीशन में रहेगा, वो बैलेंस रहेगा। अगर आपने इसको सेंटर मास पर कनेक्ट नहीं किया तो वो इजिली अनबैलेंस हो जाएगा। ऑलराइट, तो अगर हम शाफ्ट को सेंटर मास पर कनेक्ट करें तो जो फैन रहेगा वो बैलेंस कंडीशन में रहेगा, और शाफ्ट अगर सेंटर मास पर कनेक्टेड नहीं तो वो अनबैलेंस हो जाएगा। जितने भी आपने रोटेटिंग व्हील देखे होंगे, जैसे कि कार के भी व्हील आप देखोगे, तो शाफ्ट को सेंटर में ही कनेक्ट किया जाता है। जैसे एक एप्लीकेशन तो ये भी है कि इजिली वो घूम पाएगा, दूसरा ये भी है कि वो बैलेंस भी रहता है, करेक्ट। कोई भी रोटेटिंग बॉडी अगर वो सेंटर से कनेक्ट की जाएगी तो वो बैलेंस रहेगी, अगर सेंटर से कनेक्ट नहीं की गई तो वो बैलेंस नहीं रहेगी। और एक और चीज और समझ में आती है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास में कोई एक बुक है, ऑलराइट, ये बुक है मेरे पास में, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है इस बुक का सेंटर मास इसका सेंटर में होगा, ठीक है। इस बुक का सेंटर मास इसका सेंटर में होगा, सही है। तो थोड़ा सा बैलेंस करना तो मुश्किल हो रहा है, बट फिर भी थोड़ी सी मोटी भी है बुक, ठीक है। तो इसका सेंटर मास कहाँ पर है, सेंटर में है, और उस पॉइंट के अबाउट इसको बैलेंस किया जा सकता है ना। अब सेंटर मास इसका सेंटर में है, ये हमें समझ में आ रहा है, बॉडी भी यूनिफॉर्म है। और अगर मैं इस बुक को सेंटर से रोटेट करूं तो आप देख रहे हो मैं इजिली रोटेट कर पा रहा हूँ। आप भी एक बुक ले सकते हो और उसको रोटेट करके देख सकते हो। आप जब उसे सेंटर से रोटेट कर रहे हो तो इजिली रोटेट कर पा रहे हो। बट सेम बुक को अगर आप बॉटम से रोटेट करके देखो तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ रही है। ऐसे कॉर्नर से करोगे तो ज्यादा करनी पड़ रही है। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, जब हम इस सेम बुक को सेंटर मास से रोटेट करवा रहे हैं तो इजिली रोटेट हो जा रही है और एनर्जी भी कम कंज्यूम हो रही है, करेक्ट। उसी को सेम बॉडी को जब सेंटर मास से रोटेट नहीं करवाते, जितनी दूर जाते हैं सेंटर मास से उतनी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो जाती है यहाँ पर। तो सेंटर मास का एक एप्लीकेशन ये भी है, अगर आप किसी बॉडी को घुमाना चाहते हो तो उस बॉडी को सेंटर मास से रोटेट करो आप, करेक्ट। उसको घुमाओ इस तरीके से कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इट विल पास फ्रॉम द सेंटर मास। if the axis of rotation will pass from the center mass, then जो एनर्जी कंज्यूम होगी इट विल बी द लेस, करेक्ट, वो एनर्जी लेस होगी। इसलिए कोई भी रोटेटिंग बॉडी उसे सेंटर से ही रोटेट किया जाता है। एक तो एप्लीकेशन ये भी हो गया कि एनर्जी कम कंज्यूम हो रही है ना, एक एडवांटेज ये हो गया। दूसरा, बॉडी बैलेंस भी है। तो आपने देखा है कि सेंटर ऑफ मास के बहुत सारे यूजेस हमें समझ में आ रहे हैं कि बॉडी बैलेंस रहती है, रोटेटिंग बॉडी, एनर्जी कम कंज्यूम हो रही है, करेक्ट। और अगर कोई कार या बाइक डिजाइन कर रहे हैं उसमें सेंटर मास नीचे की तरफ है तो आफ्टर द कोलिजन वो बैलेंस भी रहेगी, है ना। ज्यादा ऊपर रहेगा तो वो तुरंत गिर जाएगी। समझ में आ रहा है। शिफ्ट में भी आपने देखा इसका यूज हो रहा है। तो मतलब सेंटर मास का काफी यूज है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग, मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसे कि मैं एक बोतल लेता हूँ, और बोतल ले लेते हैं एक हम लोग, ये बोतल ले ली मैंने, और अब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ। देखो ये जो बोतल है वो कहाँ तक फिल्ड है, यहाँ पर फिल्ड है, या इतना फिल्ड है,
बाकी की पूरी खाली है। तो सेंटर मास कहीं यहाँ पर कहीं होना चाहिए नीचे की तरफ हैवी पोर्शन पे। मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ इस बॉटल को, तो ये इजिली ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है ना। अब सेम बोतल पे मैं जब फोर्स अपर सेक्शन पे लगाऊंगा तो ये रोटेशनल मोशन कर रही है, देख रहे हो आप, ये ट्रांसलेशनल कर रही है। और सेम पर जब मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ बोतल पे तो रोटेट कर जाएगी और गिर जाएगी। तो एक चीज और समझ में आ रही है हमको, अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे अगर फोर्स लगाया जाए, उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे अगर फोर्स लगाया जाए तो वो बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करेगी, करेक्ट। और अगर बॉडी के सेंटर ऑफ मास से दूर फोर्स लगाया जाए तो वो बॉडी रोटेशनल मोशन करने लग जाएगी। तो अगर आप चाहते हो किसी भी बॉडी को उस पर फोर्स लगाओ और वो लीनियर मोशन करे, तो हमें कहाँ फोर्स लगाना चाहिए, हमें उसके सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाना चाहिए, करेक्ट। अगर आप फोर्स सेंटर ऑफ मास पर नहीं लगा रहे हो तो डेफिनेटली इट विल रोटेट, करेक्ट। तो इतने सारे हमें एप्लीकेशन समझ में आए सेंटर मास के। तो ये समझ में आ गया सेंटर मास एक स्पेशल पॉइंट है जिसकी हमें डिजाइनिंग में बहुत जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सेंटर मास को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेंटर मास को। लेट सपोज हमारे पास में एक आर्बिट्री शेप बॉडी है, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा आर्बिट्री शेप बॉडी, से हम सिस्टम भी बोल सकते हैं, और ये है इसका सेंटर मास। अब कैलकुलेशन डिस्टेंस को कैलकुलेशन करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे। रेफरेंस पॉइंट आप बॉडी के अंदर या बाहर कहीं भी ले सकते हो, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं रेफरेंस पॉइंट, और इसी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट सारी डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाएगा। ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। तो ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो सेंटर मास है, इसकी जो डिस्टेंस है रेफरेंस पॉइंट से, वो कितनी होगी, वो है RCM, करेक्ट। पोजीशन ऑफ द सेंटर मास फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट इज RCM, ठीक है। ये हमें क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये जो सिस्टम है उसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल है, करेक्ट। तो हम कोई भी ith पार्टिकल ले लेते हैं, इसका मास है Mi। तो इस Mi पार्टिकल की जो पोजीशन है सेंटर मास से, वो है RCM, कैपिटल RCM। ये स्मॉल RCM है और इसे मैं कैपिटल RCM से डिनोट कर रहा हूं, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो जो ith पार्टिकल है उसकी पोजीशन है फ्रॉम द सेंटर मास RCM, और अगर रेफरेंस पॉइंट से देखेंगे तो लिख लेते हैं हम लोग RI, करेक्ट, ठीक है। तो यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर मैं यहां पर ट्रायंगल ऑफ एडिशन अप्लाई करूं, सो ट्रायंगल ऑफ एडिशन से जो रिलेशन मिलेगी मुझे इन तीनों वेक्टरों में, वो क्या मिलनी चाहिए, RCM प्लस कैपिटल RCM इक्वल टू RI, करेक्ट। ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन से हमें रिलेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर यहां पर RCM की वैल्यू देखें तो जो RCM आएगा वो आएगा RI माइनस स्मॉल RCM, ये हमें मिलेगा, ऑलराइट। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेंटर मास हमें पता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेंटर मास हमें क्या पता है कि सिग्मा I इक्वल टू 1 टू I इक्वल टू N MI RCM इक्वल टू 0 होना चाहिए, करेक्ट। क्योंकि RCM क्या है, RCM ये पोजीशन है Mi पार्टिकल की फ्रॉम द सेंटर मास, करेक्ट। ये डिस्टेंस है इसकी, तो ये पोजीशन है RCM। अब इसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल है, करेक्ट।
तो मान लो कि जो फर्स्ट पार्टिकल है वो यहाँ पर होगा, सेकंड यहाँ पर होगा, थर्ड यहाँ पर होगा, आई नंबर पार्टिकल इधर है। लेकिन अगर हम सेंटर मास की बात करें, इन सभी को ऐड करते हैं, तो जो सेंटर मास होगा वो तो सेंटर में आ जाएगा। और जब सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे पूरी बॉडी के लिए तो वो तो जीरो होगी। ये आपको क्लियर हो रहा है? तो एम आई आर सी एम जीरो क्यों है? क्योंकि जब पूरी बॉडी की हम बात करते हैं तो पूरी बॉडी का सेंटर मास तो सेंटर में है, और आरसीएम तो पोजीशन है पार्टिकल की। तो अगर पूरी बॉडी की बात करें तो उसके लिए तो आरसीएम जीरो होना चाहिए, करेक्ट? तो जीरो होगा, तो इसलिए इसे हम इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, एम आई आर सी एम इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। तो ये हम जानते हैं फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द सेंटर मास। अब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली में हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, करेक्ट? तो फॉर्मूला ड्राइव होने के बाद में उस फॉर्मूले का यूज करके आप एन नंबर ऑफ पार्टिकल अगर सिस्टम है, उस सिस्टम का इजिली सेंटर मास फाइंड आउट कर पाओगे। अब आरसीएम की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, इसे बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 से वैल्यू पुट करते हैं आरसीएम की, तो मिलेगा सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू एन एम आई। आरसीएम की वैल्यू हमारे पास में क्या है? आर आई माइनस आरसीएम इक्वल टू जीरो, करेक्ट? इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसका अंदर प्रोडक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा एम आई आर आई इक्वल टू, बराबर को साइड ले जाते हैं तो सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू एन एम आई आरसीएम हो जाएगा, करेक्ट? अब यहां से आरसीएम की वैल्यू क्या आ रही है? पोजीशन ऑफ द सेंटर मास, ये मिल जाएगा सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू एन एम आई आर आई बाय सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू एन। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है। नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं इसको। ओके, तो ये रिजल्ट हमें मिल चुका था। अब यहाँ से आरसीएम फाइंड आउट करते हैं, पोजीशन ऑफ द सेंटर मास फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। आरसीएम क्या है? पोजीशन ऑफ द सेंटर मास फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, करेक्ट? तो ये हमें मिलेगा सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू एन एम आई आर आई डिवाइडेड बाय सिग्मा, और यहाँ पर था हमारा आई इक्वल टू 1, सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू एन, और यहाँ पर बच रहा है एम आई। ऑलराइट, तो ये फाइनली हमें फॉर्मूला मिल रहा है, ये हमें फाइनली मिला है। ये आपको याद रखना है। अब ये जो आई की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होगी एन तक जाएगी। अगर मैं इसे ओपन करूं तो मुझे मिलेगा आरसीएम इक्वल टू, देखो आई इक्वल टू 1 सबसे पहले पुट करो, ये 1 है, करेक्ट? तो मिलेगा एम आई एम वन आर वन, एम वन आर वन, फिर एम टू आर टू, करेक्ट? और ऐसे ही एन तक जाएंगे तो एम एन आर एन डिवाइडेड बाय आई की जगह 1 रखेंगे और एन तक जाएंगे तो एम वन प्लस एम टू, और एन तक हमें जाना है तो एम एन हो जाएगा। और ये जो एम वन प्लस एम टू एम एन आप करोगे, सभी को ऐड करोगे तो आपको मास ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा। ये क्लियर हो रहा है? तो इससे आपको मास ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर सी एम इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू एम एन आर एन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, करेक्ट?
तो अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। इससे मान लो कि हमारे पास में एक सिस्टम है, करेक्ट, और उसका हमें सेंटर मास फाइंड आउट करना है। तो फाइनली फॉर्मूला क्या हुआ है? फॉर्मूला क्या है हमारे पास? m1r1 m2r2 mn बाय मास ऑफ द सिस्टम, करेक्ट। तो r1 r2 है क्या? ये पोजीशन है हमारी फर्स्ट पार्टिकल की, सेकंड पार्टिकल की, और ये कहां से पोजीशन हमने ली हुई है? ये पोजीशन ली है रेफरेंस पॉइंट से, करेक्ट। तो रेफरेंस पॉइंट से हमें सारी की सारे पार्टिकल की पोजीशन देखनी है, करेक्ट। तो m1r1 प्लस m2r2 m3r3 और सभी को ऐड करते जाना जितने भी पार्टिकल है सिस्टम में, और डिवाइड कर देना मास ऑफ द सिस्टम से, तो हमें पोजीशन ऑफ द सेंटर मास मिल जाएगी, करेक्ट। तो पोजीशन ऑफ द सेंटर मास अगर मुझे चाहिए, रेफरेंस पॉइंट आप नहीं भी ले सकते हो, जैसे मैं रेफरेंस पॉइंट अब ले रहा हूं बाहर, तो हम लोग बाहर ले लेते हैं रेफरेंस पॉइंट को, करेक्ट। और ये है 0,0। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट। जब भी आप सेंटर मास कैलकुलेट करोगे तो रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है, क्योंकि डिस्टेंस तो हम वहीं से कैलकुलेट करेंगे, और ये फिक्स पॉइंट होता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर मास, आरसीएम, करेक्ट। अब इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है हमारे पास में, m1 m2 m3 mn, सबकी इंडिविजुअल पोजीशन देखनी है हमें फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। m1 हो गया ये, फिर उसके बाद m2 हो गया, और ये हो गया हमारा mn, करेक्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर मास आरसीएम इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2, और ये डिस्टेंस हमने कहां से मेजर की है? सभी के रेफरेंस पॉइंट से, mn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है, सारी चीजें सही है। अब हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी फॉर्मूले पर बेस्ड, तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, करेक्ट। तो आपको R1 R2 समझ में आया है, ये कहां से हमने मेजर किया है? ये जो पार्टिकल है इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल, उनकी पोजीशन फाइंड आउट किया रेफरेंस पॉइंट से। आरसीएम भी हमने पोजीशन बताई सेंटर मास की फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट से, करेक्ट। तो जितनी भी डिस्टेंस कैलकुलेट की गई है वो रेफरेंस पॉइंट से की गई है, और ये रिलेशन कैसे आया ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इस डायग्राम की हेल्प से हमने इस चीज को प्रूव किया हुआ है। तो इसे नोट करो। अब फिर उसके बाद में हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कैसा क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है यहाँ पर इसके बेसिस पर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg हैव पोजीशन वेक्टर r1 इक्वल टू i प्लस 2j प्लस k कैप, एंड दिस इज r2 equal to minus 3i minus 2j plus k cap meter respectively. The center mass of this system has a position vector. The center of mass of this system has a position vector. हमें सेंटर मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। सो वो कैसे हम लोग करेंगे? अभी अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, आरसीएम इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होता है। सो व्हाट इज द m1 हियर? m1 हो जाएगा 1 kg, एंड व्हाट इज द r1 हियर? इट इज i प्लस 2j plus k cap. Now m2 is how much? It is 3 kg. r2 is minus 3i cap minus 2j cap plus k cap divided by m1 plus m2. So what is the m1 we have? It is 1 kg and m2 we have 3 kg. यहाँ तक क्लियर है सभी को? जो भी फॉर्मूला है फॉर्मूले में आपको सारी चीजें रख लेनी है। अब इसे सिंप्लीफाई करो, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, सो i हो जाएगा प्लस 2j हो जाएगा
करेक्ट, प्लस के कैप हो जाएगा। अब 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा -9i कैप, फिर और अंदर मल्टीप्लाई करो -6j कैप एंड देन उसके पास 3k कैप divided by 1 plus 3, so it is 4. So I minus 9i, it is minus 8i. Correct. 2j minus 6j. Correct. So it is minus 4j cap plus k cap and plus 3k cap. So it is plus 4k cap divided by 4. 8 divided by 4 करो, so it is minus 2i cap minus j cap plus k cap. So what will be the answer here? It is minus 2i cap minus j cap plus k cap. अगर चेक करोगे तो करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन से। तो बस कुछ नहीं करना था, ये जो मैं पोजीशन ऑफ द सेंटर मास का फॉर्मूला था अभी अभी मैं डिस्कस किया था, उस फॉर्मूले का यूज करना था, सारी वैल्यूज रखने से कैलकुलेट करके वी विल गेट द आंसर। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। 4 पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, 2 kg, 3 kg एंड 4 kg are placed at the 4 vertices A, B, C and D of the square of side 1 meter. Find the position of center of mass of the particle. इसमें पोजीशन ऑफ सेंटर मास हमें फाइंड आउट करनी है। ऑलराइट, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए एक्चुअल में क्वेश्चन में हो क्या रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, फिगर यहाँ पर होना चाहिए, बट मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले फिगर को। सो ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। ऑलराइट, सो देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0, करेक्ट। ये हो गया एक्स एक्सिस एंड ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ऑलराइट, और ये है हमारी स्क्वायर प्लेट। सो अगर मैंने 4 मासेस को सिर्फ कोऑर्डिनेट पर रखे हुए हैं, इसके वाई एक्सिस पर रखे हुए हैं, सो ये हो गया मेरा m1 मास, ये है m2 मास, ये है m3 मास एंड ये है हमारा m4 मास। सही है सब कुछ। देखो ये स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड है 1 मीटर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1,0, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,1 और इसके हो जाएंगे 0,1। सही है, ठीक है। इसको बोल दिया ए, ये बी, ये सी एंड ये डी हो गया। अब इसका सेंटर मास लेट्स सपोज यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। तो मैंने ए को माना है कि ये रेफरेंस पॉइंट पर है, मतलब मैं जो कैलकुलेशन करने वाला हूँ वो कहाँ से करूंगा, मैं रेफरेंस पॉइंट से करूंगा, ओरिजिन से करूंगा। तो ए मेरा क्या है यहाँ पर, इट इज रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट का काफी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, करेक्ट। तो जब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे सेंटर मास की, तो जितनी भी डिस्टेंसेस हैं m1, m2, m3, m4, सभी की डिस्टेंसेस हम रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे यहाँ पर, है ना। रेफरेंस पॉइंट को आप ओरिजिन भी बोल सकते हो। जैसे मान लो मैं इस पॉइंट के अबाउट सेंटर मास फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो मुझे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिलेगी आफ्टर द कैलकुलेशन। ये बन जाएगी मेरी YCM और ये बन जाएगी मेरी XCM। बट अगर रेफरेंस पॉइंट मेरा ये है, तो मैं अगर यहाँ से खड़ा होकर देखूंगा ये रेफरेंस पॉइंट है, तो मुझे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिलेगी, करेक्ट। ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस मिलेगी। तो देखो सेंटर मास अपनी पोजीशन छोड़ के नहीं गया कि रेफरेंस पॉइंट बदलते तो सेंटर मास ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, वो तो वही का वही है। बट क्या हुआ कि आपने रेफरेंस पॉइंट बदला, तो उससे क्या हुआ, उससे अब सेंटर मास वही का वही है, जहां पर था पहले था वहीं पर है। बट आप यहां से खड़े होकर देखोगे तो आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दिखाई देगी। जब आप यहाँ से खड़े होकर देखोगे, मतलब यहाँ से कैलकुलेशन करोगे, तो आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिलेगी। मतलब आंसर अलग अलग ही आएंगे आपके अगर रेफरेंस पॉइंट आपने चेंज किया है, लेकिन सेंटर मास वही का वही रहेगा, जहां पर पहले था वहां पर ही रहेगा। तो रेफरेंस पॉइंट बदलने से उसका लोकेशन चेंज नहीं होगा, है ना। स्पेस में वो वही जगह वही उसी लोकेशन पर रहेगा जहां पर पहले था,
बाद में भी उसी लोकेशन पर रहेगा अगर रेफरेंस पॉइंट बदल दिया जाए। बट आपने रेफरेंस पॉइंट बदला है तो अब जो आंसर्स आपके आएंगे वो उस रेफरेंस पॉइंट से आएंगे। तो रेफरेंस पॉइंट का भी अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। करेक्ट। क्वेश्चन में जहां से आपको बोला गया कैलकुलेट करने के लिए, जिसको बोला गया रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए, उसी को आपको लेना है। अपनी मर्जी से आपको कहीं पर भी नहीं लेना। अगर आप लोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द रॉन्ग आंसर। करेक्ट। तो जो बोला गया वही आपको करना है। सेम चीज यहाँ पर भी थी हमारी, यहाँ पर भी ये रेफरेंस पॉइंट था। करेक्ट। ये भी हमारा रेफरेंस पॉइंट है। हमने जो डिस्टेंसेस कैलकुलेटेड किए हैं सारी की सारी m1 पार्टिकल की, m2 पार्टिकल की, mn पार्टिकल की, वो इसी के रिस्पेक्ट में की हुई है हमने इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर भी जो आंसर आया है वो हमारा किसके रिस्पेक्ट में है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। मैंने ओरिजिन को ही रेफरेंस पॉइंट लिया है ना, तो उसी के रिस्पेक्ट में आया हुआ है। ऑलराइट। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट लिया, उसके रिस्पेक्ट में मैंने सभी की पोजीशन डिफाइन कर दी है। अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 divided by m1 m2 m3 and m4. So what is the m1 here? m1 क्या होगा? m1 का मास कितना है? 1 kg. This is the m1. This is m2. This is m3 and this is m4. Right. What is the m1? It is the 1 kg. What is the x1? It is 0. What is m2? It is 2 kg. What is x2? x2 मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड मास। x कोऑर्डिनेट की बात की जा रही है तो 1 हो रहा है। थर्ड वाले का देखो मास कितना है, 3 kg है। करेक्ट। एंड उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है x कोऑर्डिनेट। फोर्थ वाला पार्टिकल y एक्सिस पर लाई कर रहा है यहाँ पर। करेक्ट। मास है 4 kg और x कोऑर्डिनेट है इसका 0, डिवाइडेड बाय m1 m2 m3। सो 1 + 2 + 3 + 4 टोटल हो जाएगा 10 यहाँ पर। इसको भी ऐड करो, ये 0 0 हो गया। तो 3 + 2 5, 5 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 1/2 मीटर आ रहा है, मीन्स 0.5 मीटर। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आ चुका है यहाँ पर। मतलब मुझे ये डिस्टेंस पता चल गई, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर। करेक्ट। अब मुझे वाई भी निकालना है। देखो वाई भी निकालते हैं यहाँ पर। एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं। इस फिगर को यहाँ पर लेके चलते हैं। ये सारी चीजें अपने आंखों के सामने हो रहे हैं। ठीक है। देखो ये आ गया फिगर यहाँ पर। अब मैं YCM फाइंड आउट करूंगा। तो YCM इक्वल टू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 y1 m2 y2 m3 y3 m4 y4। सही है सब कुछ। डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ऑलराइट। सो व्हाट इज द m1? m1 हो जाएगा 1 kg और उससे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0। m2 की बात की जाए तो m2 हो जाएगा 2 kg एंड कोऑर्डिनेट इसके क्या होंगे, y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, x पर लाई कर रहे हैं तो 0 ही होगा। m3 होगा 3 kg, y कोऑर्डिनेट होगा 1 प्लस m4 की बात करें तो m4 हमारा है 4 kg एंड y कोऑर्डिनेट होगा 1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 7/10। So it is 0.7 मीटर। दिस इज द YCM वैल्यू। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मेरे पास में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों है। तो सेंटर मास की अगर मैं पोजीशन देखूं सो इट इज व्हाट, अगर x कोऑर्डिनेट की बात करें तो 0.5 0.7 ये हमें कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास मिलता है, 0.5 0.7। और ये कहां से कैलकुलेट हुए, इस रेफरेंस पॉइंट, इस ओरिजिन से। करेक्ट। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको रेफरेंस पॉइंट का भी इंपोर्टेंस यहाँ पर समझ में आया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पार्टिकल ऑफ मास 1 kg 2 kg आर लोकेटेड एट x = 0 एंड x = 3 मीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ देयर सेंटर मास। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स एक्सिस पर रखे हुए हैं हमारे 1 kg 2 kg, पोजीशन 0 है और 2 kg की 3 है। आपको सेंटर मास के निकालने की। सिंपल सा हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, XCM = m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1
प्लस m2। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, बाकी का थोड़ा दिमाग आपको भी लगाना है। करेक्ट सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आप खुद से ट्राई कर लेंगे। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट मास की कहानी थी। पॉइंट मास का हमने निकालना सीखा है ना, पोजीशन वेक्टर है कैसे निकाल सकते हैं। करेक्ट, हमने ये भी देखा अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो कैसे निकाल सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट पर भी सेंट्रल मास, वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, और जेड भी कैसे निकाल सकते हैं। जेड के लिए हम m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 करेंगे। तो पॉइंट मास का तो हमें समझ में आ गया, हमें पोजीशन वेक्टर और कोऑर्डिनेट सेंटर मास के निकालने आ गए। अब लेकिन कंटिन्यूस बॉडी है तो उसका कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये क्वेश्चन है ना। अब कंटिन्यूस बॉडीज क्या क्या होंगी हमारी, कंटिन्यूस बॉडी क्या क्या होंगी बताओ। जैसे कि इस पेन की बात कर लें तो पेन क्या हमारी कंटिन्यूस बॉडी है ना। पेन इज व्हाट इज द कंटिन्यूस बॉडी। जो अभी तक हमने डिस्कस किया था वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए किया था। पॉइंट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, उसका जो मास होता है वो एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड रहता है। बट अगर कंटिन्यूस बॉडीज की बात करते हैं तो हियर द मास इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। जो मास होता है पूरे वॉल्यूम में फैला होता है वो। जैसे इस पेन में मास किसी एक पॉइंट पर नहीं है, पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। करेक्ट, जैसे इस रिमोट की मैं बात कर लूं, ये भी एक कंटिन्यूस बॉडीज है, इसमें भी मास इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। हियर सेम थिंग, अगर इस माउस की बात की जाए, यहाँ पर भी जो मास है पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। तो अगर मास किसी एक पॉइंट पर ना हो, पूरी बॉडी में फैला हो, तो ऐसी बॉडी को हम कंटिन्यूस बॉडीज बोलते हैं। करेक्ट, तो कंटिन्यूस बॉडीज का आप सेंटर मास कैसे निकालेंगे, तो उसका निकालने के लिए हम लोग इन फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है फॉर द कंटिन्यूस बॉडी, तो मैं यूज करूंगा एक्स डी एम बाई डी एम। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इंटीग्रेशन वाई डी एम बाई डी एम, और जेड कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इंटीग्रेशन जेड डी एम बाई डी एम का यूज करूंगा। बोलो ये चीज क्लियर है सभी को, इसमें किसी कोई डाउट है बताओ। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब इस एक दो ऑब्जेक्ट हम निकाल के भी देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इन फॉर्मूलों को यूज कैसे करना है। तो सेंटर मास ऑफ सम कॉमन सिस्टम, कुछ कॉमन सिस्टम हम लोग लेंगे जो हमारे लिए जरूरी है जानना, उनका सेंटर मास निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेंटर मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। मेरे पास में एक यूनिफॉर्म रॉड है और उस यूनिफॉर्म रॉड का मुझे सेंटर मास कैलकुलेट करना है। करेक्ट, ये मैं करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर ये जो रॉड है उसकी लेंथ है एल, एंड इस रॉड का जो मास है वो है कैपिटल एम। करेक्ट, टोटल लेंथ है एल एंड इसका मास है एम। हमें इस रॉड का सेंटर मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, करते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो सबसे पहले सेंटर मास कैलकुलेट करने के लिए रेफरेंस पॉइंट लेंगे। तो ये मैंने ले लिया रेफरेंस पॉइंट, ये ले लिया मैंने रेफरेंस पॉइंट। करेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो ये हमारा ओरिजिन भी हो जाएगा 0,0। अब क्या करूंगा, एक मैं छोटा सा एलिमेंट लूंगा इस रॉड पर। करेक्ट, और इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो है dx, और ये जो एलिमेंट है रेफरेंस पॉइंट से x डिस्टेंस पर आया हुआ है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एंड ये जो हमने पॉइंट लिया, छोटा सा एलिमेंट लिया, इसका जो मास है वो है dm। ठीक है, इस एलिमेंट का जो मास है वो क्या है, dm है हमारा। ठीक है, ये भी क्लियर है। तो मुझे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास पता है ना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस छोटे से एलिमेंट का सेंटर मास लिखूंगा। करेक्ट, तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है xcm इक्वल टू xtm डिवाइडेड बाय dm। ऑलराइट, यहाँ पर जो dm आपको दिख रहा है दिस इज द मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, एंड x यहाँ पर पोजीशन है उस स्मॉल एलिमेंट की। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ xcm इक्वल टू xtm। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर आप इंटीग्रेट करोगे यहाँ पर dm है और यहाँ पर x है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। नीचे तो इजीली हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या हो जाएगा, m हो जाएगा टोटल मास ऑफ द रॉड। ठीक है, ऊपर प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब मुझे dm को x के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी x के फॉर्म में रखूंगा मैं।
तो मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं यूनिटरी मेथड का यूज कर सकता हूँ, करेक्ट, रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए मास और लेंथ के बीच में। सो मुझे पता है m मास का लेंथ है l, करेक्ट। तो ये छोटे से एलिमेंट का मास हो जाएगा dm और उसकी लेंथ है dx। तो m मास l लेंथ है, तो dm मास की लेंथ है dx, करेक्ट। रॉड यहाँ पर यूनिफॉर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। तो यहां से मुझे मिल जाएगा dm इक्वल टू m dx बाय l। ये कुछ उस तरीके से ये यूनिटरी मेथड, जैसे कि आपको पता है आपने बचपन में यूज करी होगी कि 100 बनाना का कॉस्ट लेट्स सपोज 1000 रुपीज है, तो अगर मुझे निकालना 10 बनाना का कॉस्ट क्या होगा, इस टाइप के कोई क्वेश्चन आपने किए होंगे बचपन में, है ना, कि 10 का इतना है तो बताओ 5 का कितना होगा। तो आपने यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाकर निकाली होगी। सेम थिंग आपको यहाँ पर भी करनी है कि एल लेंथ पूरी रॉड का मास m है, तो dx एलिमेंट का मास dm है, तो dm इक्वल टू एम डी एक्स बाई एल हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो सारी वैल्यू मैं इसमें रखता हूँ अब। तो मैं लिखूंगा एक्स सी एम इक्वल टू एक्स, डी एम इक्वल टू हो जाएगा m बाय एल डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एम, और dm का इंटीग्रेशन तो m ही हो जाएगा। ऑलराइट, अब इसमें m बाय एल आप कांस्टेंट लिख रहे हैं तो रूल के अकॉर्डिंग कांस्टेंट को बाहर निकालो, है ना, एंड ये हो गया एक्स टी एक्स। अब और क्या कर सकते हैं इसमें, देखो अब हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो यहाँ पर होगा, तो जो लास्ट एलिमेंट होगा वो यहाँ पर होगा। हमें इंटीग्रेट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट। सो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर है और लास्ट एलिमेंट यहाँ पर होगा हमारा। सो हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट हमारा 0 पर, लास्ट एलिमेंट कहाँ पर आ रहा है, x इक्वल टू एल पर। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो 0 टू l में से इंटीग्रेट करूंगा, m से m को कैंसिल आउट कर दूंगा, तो 1 बाय एल एंड इंटीग्रेशन ऑफ x हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 टू l। सो 1 बाय एल और 2 को भी बाहर लो तो 2l हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। सो यहाँ पर एक l से एक l भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली वी विल गेट l बाय 2। हमें जो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास मिलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो मिलेगा सेंटर मास का, वो l बाय 2 मिल रहा है, करेक्ट। मतलब इसका क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट है। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर मास, तो वो कहाँ पर आ रहा है, l बाय 2 डिस्टेंस पर आ रहा है, मतलब कहीं सेंटर में। और ये हमें पता भी है एक रॉड का जो सेंटर मास होगा उसके सेंटर में ही होगा, है ना, तो ये हमें पता भी है। और हमें कैलकुलेशन से ही सेम चीज मिल गई। तो इस तरीके से इन फॉर्मुलों का यूज करके हम किसी भी कंटिन्यूअस बॉडीज का सेंटर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मैंने आपको एक रॉड का निकाल के बताया। अब एक ऑब्जेक्ट और ले लेते हैं हम लोग, जैसे एक सेमी सर्कुलर रिंग का मुझे सेंटर मास फाइंड आउट करना है, तो इसका मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। एक न्यू पेज ले लेते हैं, तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले एक रिंग में ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर रिंग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये कर लिया हमने सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। ये सेंटर ऑफ द रिंग हो गया, सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग हो गया, ठीक है। और ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट तो जरूरी है क्योंकि कैलकुलेशन तो यहीं से होंगे सारे सारे। तो ये हो गया मेरा रेफरेंस पॉइंट, ये हो गई एक्स एक्सेस और ये हो गई वाई एक्सेस, और ये कोऑर्डिनेट हो गया 0,0। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेना है। एक एलिमेंट ले लिया, करेक्ट, एंड मास ऑफ दिस एलिमेंट इज व्हाट, इट इज द डीएम, ठीक है। और अगर लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट की बात करा जाए तो लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट है dx। ये आपको समझ में आ रहा है। ये छोटा सा जो एलिमेंट मैंने लिया है इसका मास है dm और लेंथ है dx। अब ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया है वो सेंटर के साथ में कितना एंगल बना रहा है, ये भी मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट हमारा लिया गया है, ये जो एंगल बना रहा है सेंटर के साथ में वो बना रहा है डी थीटा, और ये आया है हमारा थीटा पर। मतलब हमने थीटा पर जाके डी थीटा ले लिया, जैसे एक्स पर जाके डी एक्स एलिमेंट ले लेते हैं, ऐसे थीटा पर जाके डी थीटा ले लिया। और ये जो एंगल का मेजरमेंट हो रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ में यहाँ पर हो रहा है यहाँ पर। चलो ये सारी चीजें हमें क्लियर हो चुकी है।
तो ये है हमारा एलिमेंट जिसका मास है dm, लेंथ है dx। रेडियस ऑफ रिंग है हमारी r, यहाँ पर सेमी सर्कुलर रिंग है तो इसकी रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें सही चल रही है। अब मुझे पता है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले मैं x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास फाइंड आउट करता हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या है, x dm divided by dm। करेक्ट, दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास। सही है, ये होगा हमारा x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर मास। अब क्या करें इसमें, देखो अगर मैं पूरी रिंग की लेंथ देखूं सेमी सर्कुलर रिंग की, वो कितनी होगी, पाई आर होगी। हाफ ही तो है, पूरी होती तो 2 पाई आर होती लेंथ सर्कमफेरेंस के बराबर, बट हाफ है तो पाई आर होगी। इसका मास क्या है, एम है। छोटे से एलिमेंट का मास है डीएम और उसकी लेंथ है डीएक्स। ये समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ से डीएम इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, डीएम इक्वल टू आपको मिल जाएगा यूनिटरी मेथड से एम डी एक्स बाय पाई आर। सही है, ये मिल रहा है आपको एम डी एक्स बाय पाई आर। ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं, है ना, ये जो मैंने ली हुई है एलिमेंट, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर x की बात करूं, इसके x कोऑर्डिनेट की बात करूं, तो ये r है टोटल, यहां से लेकर यहां तक रेडियस के बराबर है। ये थीटा एंगल है ना। तो ये डिस्टेंस तो क्या होगी हमारी, r cos थीटा हो जाएगी। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी r sin थीटा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये हो गई हमारी y और ये हो गया हमारा x। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो ये हो गई r cos थीटा और ये हो गया हमारा r sin थीटा। अब उसके बाद क्या करें, सारी वैल्यूज उसमें रखना शुरू करो, रखना स्टार्ट करते हैं। XCOM equal to x. What is the dm here? It is m dx divided by pi r divided by integration of dm is what, it is the m, and what is the limit of integration, है ना। सो हम लोग जो एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं वो कैसे मेजर कर सकते हैं, वो हम एंगल पर जाके कर सकते हैं। जैसे पहला एलिमेंट थीटा इक्वल टू 0 पर आया हुआ है, लास्ट एलिमेंट थीटा इक्वल टू 180 पर आया हुआ है ना। तो ऐसे हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो अगर मैं dx को थीटा के फॉर्म में लिख लूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। और x की वैल्यू भी मैं रख सकता हूँ, है ना। x को मैं क्या लिख सकता हूँ, r cos थीटा। और dx क्या लिख सकते हैं, इधर ध्यान दो, यहाँ पर dx क्या लिखा जा सकता है, करेक्ट, dx क्या है, इस एलिमेंट की लेंथ है, रेडियस r है, और जो एंगल बना रहा है एलिमेंट वो है d थीटा। तो मुझे पता है आर्क लेंथ इक्वल टू होता है आर्क रेडियस इनटू आर्क एंगल, मतलब dx को r थीटा लिखा जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू यहाँ पर लिखी जा सकती है r cos थीटा। करेक्ट, और जो कांस्टेंट है उन्हें मैं बाहर ले लेता हूँ। और कांस्टेंट हमारे कौन कौन से हैं, m बाय पाई आर कांस्टेंट है। करेक्ट, dx की वैल्यू हो जाएगी r d थीटा डिवाइडेड बाय m। नाउ व्हाट विल हैपन हियर, m विल गेट कैंसल आउट। ये r है, इस r से एक r को भी कैंसिल आउट कर दो, ये भी कांस्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक r और है उससे बाहर में तो ये r बाय पाई हो जाएगा। अब अंदर आपके पास क्या इंटीग्रेशन में, आपके पास है cos थीटा d थीटा। करेक्ट, एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आप रखो 0 से पाई। सही है सब कुछ, ठीक है। तो 0 से पाई हमने रख दी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अब उसके बाद में देखो r बाय पाई हो गया, ये इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा क्या बनेगा बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा या फिर माइनस साइन थीटा होगा, बताओ। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है हमारा साइन थीटा, है ना। cos थीटा का डिफरेंशिएशन करते तो माइनस, बट यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्लस साइन थीटा आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन थीटा, लिमिट रखूंगा 0 टू पाई। ऑलराइट, सो ये हो जाएगा r बाय पाई, अपर लिमिट रखेंगे साइन पाई माइनस लोअर लिमिट 0। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो सब आ गया 0। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास क्या निकल के आया, 0 आया। ठीक है, तो इतनी मेहनत करने के बाद में क्या मिला हमें, एक 0
ठीक है, कोई बात नहीं। अब वाई भी निकालना है, चलो वाई भी निकाल लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फिगर को और नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ। चलो ये आ गया। अब वाई निकाल लेते हैं। देखो वाई कैसे निकालेंगे, ध्यान दो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। वाई सी एम इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन वाई डी एम बाई डी एम, यही फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है। फिर उसके बाद में क्या करें, देखो वाई की वैल्यू रखो। वाई होगा आर साइन थीटा डी एम डिवाइडेड बाई डी एम, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम हो जाएगा एम, तो इसे तो करके लिख ही लो। अब डीएम की भी वैल्यू लिख लो। देखो डीएम की हमने क्या निकाली फाइनली, इसको लिखा हमने एम डी एक्स बाई पाई आर डीएम को, तो इसको लिख लेते हैं आर साइन थीटा एम डी एक्स पाई आर, और dx को भी मैंने कन्वर्ट किया था यहाँ से, वो आया था मेरा आर डी थीटा। सही है सब कुछ, ठीक है। तो इसको भी रखा हमने, और नीचे हमारा m तो चल ही रहा है अभी। अब जितने भी कांस्टेंट है सबको बाहर लेके आओ, r से r को कैंसिल आउट कर दो, दोनों कांस्टेंट है। और dx को करोगे तो r डी थीटा आएगा, r को बाहर ले लो तो r बाई पाई हो जाएगा, और m से m भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ हमारे पास में क्या, r बाई पाई। m कैंसिल आउट हो चुका है, और अंदर बचेगा साइन थीटा डी थीटा, और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई। लिमिट कैसे देते हैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ऑलराइट, सो r by pi and integration of sin theta is what it is, minus cos theta। डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है यहाँ पर, ठीक है। चलो ये हो गया, इसको थोड़ा सा सही से बना लेते हैं। अब माइनस आर बाई पाई कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, ऑलराइट, ये मिलेगा हमको। सो व्हाट वी विल गेट, YCM इक्वल टू मिलेगा माइनस आर बाई पाई, कॉस पाई की वैल्यू हो जाएगी -1 एंड कॉस जीरो की वैल्यू हो जाएगी -1। So what we will get, -1 -1 -2, minus minus will get 2, so we will get 2r by pi। This is YCM, this is the position y coordinate of the center of mass, है ना। तो हमें y कोऑर्डिनेट भी मिल गया सेंटर मास का, और x भी मिल गया, और हमें आंसर मिल गया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दें, आंसर को जब मैंने इस रिंग का फाइंड आउट किया, ठीक है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, और y कोऑर्डिनेट हमें मिला 2r बाई पाई। सही है। और अगर इसको हम ध्यान से देखें रिंग को, अब यहाँ पर चलते हैं, इस रिंग को ध्यान से देखें, तो ये जो रिंग है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो रही है। ये रिंग जो है हमारी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है यहाँ पर। सही है। तो अगर ऑब्जेक्ट y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो उसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो y पर ही लाई करेगा। करेक्ट, y एक्सिस पे ही लाई करेगा, तो x कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, करेक्ट, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ, एक सी सेक्शन ले लेता हूँ, एक सी सेक्शन ले लेता हूँ। अब ये जो सी सेक्शन है हमारा, है ना, ये जो सी सेक्शन है वो किसके अबाउट सिमेट्रिक है, डेफिनेटली इट इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस। वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो अगर एक्स एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक हो रहा है सी सेक्शन, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा। जो y कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस पे ही सॉल्व करेगा। तो अगर y के अबाउट सिमेट्रिक है ना, तो x 0 हो जाएगा, और x के अबाउट सिमेट्रिक है तो y 0 हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखो ताकि आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े। और ये जो 2r बाई पाई है, ये कहां से डिस्टेंस है सेंटर मास की, फ्रॉम द बॉटम में 0,0, यहां से इसकी डिस्टेंस है ये। करेक्ट, 2r बाई पाई बॉटम से। करेक्ट। अगर आप रेफरेंस पॉइंट ये ले लेते तो इसके रिस्पेक्ट में अलग आते, बट हमने ये लिया है, इसके रिस्पेक्ट में अलग आए, तो रेफरेंस पॉइंट आप चेंज कर दोगे तो सेंटर मास भी आपका बदल जाएगा। और कुछ कॉमन सिस्टम की हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट मास सिस्टम। इसमें 2 पॉइंट मासेस है हमारे पास में, m1 m2। ये इसका सेंटर मास है। डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2 मास इज l। करेक्ट। सेंटर मास और m1 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है r1।
सेंटर मास एंड M2 बीच का डिस्टेंस है R2। ठीक है, मुझे R1 और R2 ही फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, मैं मान सकता हूं यहाँ पर M1 को रेफरेंस पॉइंट, जो M1 रखा है वो 0,0 पर रखा हुआ है, इसको मैंने ले लिया रेफरेंस पॉइंट। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब उसके बाद में आप क्या करो, ये आपने ले लिया कि M1 0,0 पर रखा हुआ है, तो M2 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इट इज L,0। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास क्या निकल के आएगा, फॉर्मूला होता है M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सो व्हाट इज द M1 हियर, M1 बन जाएगा हमारा M1 रखा है 0,0 पर, करेक्ट, और x2 हो जाएगा हमारा M। सो ये हो जाएगा M1 प्लस M2। सो ये होगा M2 L डिवाइडेड बाय M1 plus M2। So this is the center mass coordinate M2L divided by M1 plus M2। सिमिलरली अगर मैं y कोऑर्डिनेट सेंटर मास की बात करूं तो वो तो 0 ही होगा। ऑलराइट, y निकालने की जरूरत नहीं है। तो मुझे XCM मिल चुका है यहाँ पर। अब देखो ये XCM है क्या एक्चुअल में, XCM है सेंटर मास की डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, मतलब ये R1 ही है ना, ये R1 ही तो है, R1 आ गया। अब अगर मुझे R2 निकालना है तो मैं R2 को क्या लिख सकता हूँ, देखो R2 निकालने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर जो L है वो R1 प्लस R2 के बराबर है। आप फिगर को देखो तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू L माइनस R1। तो L माइनस R1 कर दो, R1 कितना है M2L डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, एलसीएम ले लो यहाँ पर, M1L करेक्ट प्लस M2L माइनस M2L divided by M1 plus M2। So now what will happen here? करेक्ट, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा M1L डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। करेक्ट, ये हमें मिलेगा, और ये हो गया R2। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, जब मैं R2 निकाल रहा हूँ, है ना, सेंटर मास एंड M2 मास के बीच का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो M1 ऊपर आ रहा है, और जब मैं R1 लिखता हूँ तो M2 ऊपर आता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, बाकी की पोर्शन सेम है, L बाय M1 प्लस M2, यहाँ पर भी L बाय M1 प्लस M2 है। तो जब आप R1 लिखोगे तो M2 ऊपर होगा, जब आप R2 लिखोगे तो M1 ऊपर होगा। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। ये 2 पॉइंट मासेस कई बार यूज हो जाता है हमारा, इसलिए ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, इसलिए हम लोग इसको याद रख रहे हैं। ऐसे अगर रेक्टेंगुलर प्लेट की बात की जाए तो रेक्टेंगुलर प्लेट का सेंटर मास उसके सेंटर में होगा, करेक्ट। ये हो गया रेफरेंस पॉइंट इसका 0,0, यहाँ से हमने कैलकुलेशन की है, तो सेंटर मास इस पॉइंट के अबाउट होगा हमारा v/2 x कोऑर्डिनेट, और y होगा सेंटर मास का L/2, करेक्ट। तो v/2 L/2, और ये जो कैलकुलेशन की गई है वो इस पॉइंट के अबाउट की गई है, ओके अबाउट। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर मेरे पास में ट्रायंगुलर प्लेट है तो उसका सेंटर मास कहां पर होगा, तो यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन की है वो O पॉइंट से की है, दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट राइट नाउ, और इस पॉइंट से जो हाइट होगी सेंटर मास की वो भी हमारी h/3। दिस हाइट इज व्हाट, इट इज द h/3, करेक्ट। टोटल हाइट इस ट्रायंगल की h है, बेस से हम निकाल रहे हैं, तो उस O रेफरेंस पॉइंट से जो सेंटर मास आ रहा है वो h/3 हाइट पर आ रहा है, करेक्ट। अब लेट सपोज अगर मुझसे पूछा जाए कि टॉप से क्या होगा, तो टॉप से अलग होगा। अब अगर बॉटम से h/3 है, टोटल h है, तो डेफिनेटली ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 2h/3, सही है। तो अगर आपसे टॉप से पूछा जाए तो 2h/3, और बॉटम से पूछा जाए तो h/3 हो जाएगा यहाँ पर। ऑल राइट, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर मास, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर मास तो 0 हो जाएगा, है ना, उसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिमेट्री देखो, सिमेट्री, इसकी सिमेट्री अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रायंगुलर प्लेट है वो हमारी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ये y के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर ही फॉल करेगा, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होने वाला है, तो ये आपको निकालने की जरूरत है ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर सेमी सर्कुलर डिस्क, अगर उसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं
तो अगर बेस से देखते हैं यहाँ पर, ये मेरा यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट हो गया, इसके रिस्पेक्ट में मैंने कैलकुलेट किया है सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। और ये इसका सेंटर मास है, तो कितनी हाइट पर है ये 4r/3π पर, और एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये जो हमारी सेमी सर्कुलर प्लेट है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर y के अबाउट सिमेट्रिक है तो दोबारा से एक्स कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा आपको, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4r/3π। ऑलराइट एवरीवन, तो ये भी आपको याद रखना है। देखो हर ऑब्जेक्ट का कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, बट जैसा कि आपने देखा कि जब मैंने डिस्क एक रिंग का ही कैलकुलेट किया तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, अब जब डिस्क का करेंगे तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है कैलकुलेशन। और आप कर सकते हो, जैसे मैंने इसको बताया आपको, वैसे आप अदर ऑब्जेक्ट के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट, हेमिस्फेरिकल सेल की अगर हम बात करें तो हेमिस्फेरिकल सेल का जो सेंटर मास फ्रॉम द बॉटम होगा वो आएगा आपका r/2π। देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये सेल है ना, मतलब ये हॉलो है, एक हेमिस्फेयर भी है और एक सेल भी है, ये दोनों ही है ये। तो r/2 होगा इस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से, और अगर टॉप पॉइंट से देखा जाए तब भी r/2 ही होगा। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट r/2 होगा हमारा। नेक्स्ट यहाँ पर सॉलिड हेमिस्फेयर की बात की जाए, ये सॉलिड है, तो इसका जो सेंटर मास होगा बॉटम से, मतलब इस रेफरेंस पॉइंट से, वो होगा 3r/8। तो ये भी आपको याद रखना है, और x कोऑर्डिनेट 0 होगा बिकॉज इट इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। अगर एक सॉलिड कॉन की बात की जाए तो उसका सेंटर मास हमारा ये है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, ये है रेफरेंस पॉइंट, ये जो हाइट है h/4 इस पॉइंट से है। अगर टॉप से पूछा जाएगा तो हमें टोटल h में से सब्ट्रैक्ट करके बताना पड़ेगा, ये आपको समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा 4h - h मीन्स 3h/4 हो जाएगा ये। ऐसे ही अगर बेस से पूछा गया है तो 3r/8 है, टॉप से पूछा जाएगा तो हमें करना पड़ेगा r - 3r/8। तो ये आप ध्यान रखना आपको कहां से पूछा गया है, करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट इज सर्कुलर कॉन, करेक्ट। अब ये सर्कुलर कॉन है और ये हॉलो है, इससे पहले वाला था हमारा सॉलिड। अगर हॉलो है तो हो जाएगा h/3, मतलब जैसे प्लेट का होता है, प्लेट का हमने देखा था, एक ट्रायंगुलर प्लेट होती है उसका कहाँ होता है, h/3 पर होता है। ऐसे ही अगर हॉलो कॉन है तो उसका भी h/3 होगा फ्रॉम द बेस, और ये जो हाइट है वो इस पॉइंट के अबाउट है। ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट 0,0। टॉप से पूछेंगे तो फिर हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 2h/3 टॉप से। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी।